वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ, जो कि है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो एनएचएम के तहत एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका जो है रिटन टेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो मैं ले आई हूँ, ठीक है, 2021 24 जनवरी 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। उसका क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से था, और जो दूसरा था वो नर्सिंग से था, ठीक है। तो हम लोग ये जो है लॉजिकल रीजनिंग वगैरह को तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड सेक्शन का डिस्कस करेंगे, ठीक है, नर्सिंग पोर्शन का। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट, जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, द वेरियस मेथड ऑफ द इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेथड हैं इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के, तो उसमें से कौन से एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है। तो पहला जो है वो फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, दूसरा है फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, तीसरा है फीटल ब्लड सैंपलिंग, देन चौथा है बैकस्टोन हिज कॉन्ट्रैक्शन। तो आप सभी जानते हैं कि फीटल मॉनिटरिंग तो फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट से भी करते हैं, फीटल पल्स से भी करते हैं, एंड फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर से भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैकस्टोन हिज कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या है, एक पेन है, ठीक है, जिसको फॉल्स पेन भी कहते हैं। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर है डी, बैकस्टोन हिज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं वो है हमारा 32, ड्यूरिंग द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्री इज कंट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ड्यूरिंग जो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में, ठीक है, इंजेक्शन हम लोग देते हैं एर्गोमेट्री, वो कंट्रा इंडिकेटेड कौन से कंडीशन में। तो पहला जो ऑप्शन है प्राइमरी ग्रेविडा में, दूसरा सीवियर एक्लेम्सिया, तीसरा प्रोलॉन्ग लेबर, देन चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सीवियर एक्लेम्सिया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सीवियर एक्लेम्सिया में, एक्लेम्सिया कंडीशन किस में बोलते हैं, जिसमें कि हाइपर प्रोटेन्यूरिया होगा, ठीक है, एडिमा रहता है, और साथ में यहाँ पे एक्लेम्सिया मतलब सीजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में सीजर आ रहे हैं, एर्गोमेट्री दे दिए तो और ज़्यादा सीजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे कंट्रा इंडिकेटेड है सीवियर एक्लेम्सिया में। बाकी प्राइमरी ग्रेविडा, प्रोलॉन्ग लेबर में एंड नॉन ऑफ द ये दोनों में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं एर्गोमेट्री, ठीक है। अब जो हमारा 33 जो क्वेश्चन है वो है फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर इज कॉल्ड, ठीक है। फीटस मूवमेंट का मूवमेंट जो होता है उसको फील किया जाता है मदर के द्वारा, उसको क्या कहते हैं। तो पहला है बैकस्टोन हिज कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है क्विकनिंग, तीसरा है गॉडल साइन, चौथा है हैगर साइन। तो जैसे कि बैकस्टोन हिज कॉन्ट्रैक्शन तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, ये फॉल्स लेबर पेन है, शुरू में स्टार्टिंग में ही जो पेन होता है, ठीक है। गॉडल साइन भी, हैगर साइन भी पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्विकनिंग, ठीक है। क्विकनिंग फील किया जाता है मदर के द्वारा, फर्स्ट क्विकनिंग होता है वो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज ड्यू टू द ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो फीटस टैकीकार्डिया जो होता है किस कारण से होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से एक एक्सेप्ट है, तो हमको एक्सेप्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहला है मैटरनल फीटल एनीमिया, दूसरा है मैटरनल फीटल इन्फेक्शन, तीसरा है सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, चौथा है फीटल इन कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आंसर है सी है, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे जो फीटस टैकीकार्डिया है वो मैटरनल एंड फीटस एनीमिया के कारण भी होगा, मैटरनल फीटल इन्फेक्शन और फीटल कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन जो सीवियर फीटल हाइपोक्सिया के कारण यहाँ पे फीटल टैकीकार्डिया जो है नहीं होगा, इसमें एक्सेप्ट में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज ए कंट्रा इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग किस कंडीशन में कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है HIV पॉजिटिव वुमेंस, बी है थिक मेकोयम स्ट्रेन लिक्वर, सी है एटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग और द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आंसर नंबर ए, HIV पॉजिटिव वुमेन। तो HIV पॉजिटिव वुमेन में यहाँ पे फीटल ब्लड सैम्पलिंग हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ये फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ द यूजिंग ए डायफ्राम
और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग में जो डायफ्राम या फिर डच कैप जो यूज़ किया जाता है उसको कौन सा बोलते हैं? तो यहाँ पे हम पहला नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, चौथा है कैलेंडर मेथड। तो राइट आंसर इसका जो बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड ही ये जो है ये डायफ्राम, कॉन्डोम ये सब जो आते हैं वो क्या है? एक बैरियर मेथड है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अब चलते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन। एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ द वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। तो एनी ब्लीडिंग मतलब कोई भी ऐसा ब्लीडिंग होता है जेनिटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद लेकिन बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको एंटीपार्टम हेमरेज पहला ऑप्शन बी है, इंट्रापार्टम हेमरेज सी है, पोस्टपार्टम डी है, ऑल ऑफ द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी जो ब्लीडिंग होता है उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो क्लिनिकल फीचर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? एक को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट। तो हमको एक्सेप्ट को ढूंढना है यहाँ पे। तो पहला है एफेसमेंट ऑफ सर्विस, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, सी है मिनिमम डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पॉइंट, एंड डी है सडन गस ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है आंसर डी, सडन गस ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये फर्स्ट क्या है हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एफेसमेंट ऑफ सर्विस भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है हल्का हल्का, एंड मिनिमम डिसेंट भी होता है, लेकिन सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है वो सेकेंड स्टेज में आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, क्राउनिंग अकरिंग। तो क्राउनिंग कब होता है? आप सभी को पता है क्राउनिंग जो है वो सेकेंड स्टेज में ही होता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इसका राइट आंसर जो है वो सेकेंड स्टेज में, ठीक है। देन 40 नंबर क्वेश्चन जो है, द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर द एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होता है उसके क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, तीसरा है हार्ड इम्यूनिटी, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट जो आंसर है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे अभी अगर कोई जैसे चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है एक बार हो जाता है फिर नहीं होता है, तो वो इम्यूनिटी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जा रहा है, ठीक है, उसके कारण हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये जो ऑप्शन होगा वो आंसर ये होगा, ठीक है, जो कि किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, द इक्विपमेंट यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन फॉर द ईच फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो एक इक्विपमेंट होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू वो ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है? तो पहला है वॉक इन फ्रीजर, दूसरा है वॉक इन कूलर, देन वैक्सीन कैरियर, देन है आइस पैक। इसका जो राइट आंसर सी, वैक्सीन कैरियर। इसको वैक्सीन कैरियर बोलते हैं जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को है कैरी किया जाता है, वैक्सीन कैरियर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ द न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ द 1 to 3 इज कॉल्ड। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस, न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है जो एज बिटवीन द 1 to 3 ईयर्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जीरोप्थेल्मिया, बी है नाइट ब्लाइंडनेस, सी है ब्लाइंडनेस, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया से ही 1 से 3 ईयर्स के बेबी को क्या होता है? न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, द पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द फूड कंटामिनेटेड बाय द लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइजनिंग जो होता है वो किसी भी बैक्टीरिया की इंजेक्शन के कारण होता है जो हमारे फूड के थ्रू, तो उसमें से कुछ एक्सेप्ट है, मतलब इसमें से कौन सा है जो फूड के कारण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला जो है साल्मोनेला पॉइजनिंग, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म, चौथा है केमिकल पॉइजनिंग। तो राइट आंसर जो होगा केमिकल पॉइजनिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड कंटामिनेटेड बैक्टीरिया के थ्रू बताया, तो केमिकल पॉइजनिंग जो है बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है। बाकी ये साल्मोनेला स्टेफाइलोकोकल बॉटुलिज्म तीनों के जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। अब हमारा राइट फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वेरिसेलर वैक्सीन इज, ठीक है, वेरिसेलर वैक्सीन किसके लिए होता है, वो क्या है, ठीक है एक किल वैक्सीन है या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या इम्यूनोग्लोबिन है, नॉन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वेरिसेलर वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद है हमारा
नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीजल्स वैक्सीन इज। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मीजल्स वैक्सीन का? पहला है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल। इसका राइट आंसर जो होगा वो सबक्यूटेनियस, मतलब आंसर बी। ठीक है, मीजल्स के वैक्सीन को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है 9 मंथ में। देन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मम्स। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो पहला ऑप्शन है 0 to 1 वीक या फिर 0 से 1 सप्ताह। फिर है दूसरा ऑप्शन 1 से 2 वीक, मतलब 1 से 2 सप्ताह। देन है 2 से 4 वीक, मतलब 2 से 4 सप्ताह। फिर 5 से 8 वीक, मतलब 5 से 8 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड जो है मम्स का, वो होता है आंसर सी, 2 से 4 वीक तक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज। तो एंटीवायरल ड्रग जो है यूज़ किया जाता है इन्फ्लुएंजा को। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा के उपचार के हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल ड्रग है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा में कौन सा एंटीवायरल ड्रग यूज़ करेंगे? पहला है साइक्लोविर, दूसरा है ओसेल्टामिविर, तीसरा है एम्यूनोविर, चौथा है जिडोवुडिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, ओसेल्टामिविर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑल एक्सेप्ट। तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, ठीक है, जो कि कॉज्ड होता है किसके थ्रू? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो इसमें से एक्सेप्ट एक हमको ढूंढना है। तो पहला है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, दूसरा है वुफिंग कफ, तीसरा है डिप्थीरिया, चौथा है पोलियो। तो आप सभी को पता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू कौन कौन सा बीमारी होता है। तो मेनिंजोकोकल भी होता है, ठीक है, वुफिंग कफ भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है। ये सब रेस्पिरेटरी डिसीज है, लेकिन जो पोलियो है वो फूड के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर जो होगा हमारा डी होगा, पोलियो। मतलब यहाँ पे ये ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड बॉर्न डिसीज। तो इसमें से कौन सा ब्लड बॉर्न डिसीज है? तो पहला है हेपेटाइटिस ए, एंड दूसरा है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड बॉर्न डिसीज है। ठीक है, अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, इन चिल्ड्रेन विद डायरिया द मेन एम्स ऑफ द ORS थेरेपी इज। अगर चिल्ड्रन को डायरिया है और उसको हम ORS दे रहे हैं तो इसका मेन एम क्या है? तो पहला है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, दूसरा है रेड्यूस मोटिलिटी, तीसरा है टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम चिल्ड्रन को अगर डायरिया ORS दे रहे हैं तो हम लोग उसको प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करने के लिए, उसके मोटिलिटी को भी रिड्यूस करने के लिए एंड करेक्ट करने के लिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट को। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 51, इन ए पर्सन विद कोलेरा डायरिया अगर ड्यू द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द वायरस ऑन द मल्टीप्लिकेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द विब्रियो कोलेरा इज। तो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है विद कोलेरा, अगर उसको कोलेरा डायरिया हो गया है क्योंकि टॉक्सिक प्रोड्यूस हो गया है बाय द वायरस के द्वारा, और वो मल्टीप्लिकेशन भी होगा इसके इंटेस्टाइन में, तो टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द विब्रियो कोलेरा। तो ये विब्रियो कोलेरा का जो डायरिया हुआ है तो इसका टॉक्सिक क्या है? ठीक है, पहला है एंडोटॉक्सिक, दूसरा है एंटेरोटॉक्सिक, तीसरा है हेपेटोटॉक्सिक, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटेरोटॉक्सिक। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिक के कारण ही जो विब्रियो कोलेरा है वो इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसी टॉक्सिक के कारण कोलेरा होता है। ठीक है, अब जो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, द कैंसर एराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। तो एक कैंसर एराइज होता है कहाँ से? मेसोडर्मल सेल से, जो कि कंस्टिट्यूट करता है वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये एक मेसोडर्मल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए या हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, मेसोडर्मल कोशिका से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोगी ऊतकों का गठन है जिसे कहा क्या जाता है। मतलब एक कैंसर एराइज हो रहा है एक मेसोडर्मल सेल से, वो कंस्टिट्यूट कर रहा है वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो इस बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू जो है बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा, दूसरा है सार्कोमा, तीसरा है लिम्फोमा, चौथा है ल्यूकोमियास। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है सार्कोमास। आंसर बी जो है वो सार्कोमास होगा। ठीक है, मेसोडर्मल सेल से। देन 53 नंबर क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वैल्यू एवं नॉर्मल बट बिलो द डायग्नोस्टिक डिसीज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अगर इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में अगर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो पहला है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़, देन टाइप सेकेंड डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। तो आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के समय ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसका राइट आंसर सी होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 54 इन ए पेशेंट विद द परनीशियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ द चिलिंग टेस्ट इज डिटरमाइंड। ठीक है, तो परनीशियस एनीमिया आप सभी जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे चिलिंग टेस्ट किस लिए करते हैं, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहला है इनटेक ऑफ द विटामिन B12, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ द विटामिन B12 एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। मतलब विटामिन B12 जो हम लोग ले रहे हैं उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन B12 की कमी के कारण ही परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो हम इस चिलिंग टेस्ट से ही ये जो है देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है विटामिन B12 का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ बोन गोस इनटू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक फ्रैक्चर का टाइप जिसमें वन फ्रेगमेंट जो है बोन का वो दूसरे बोन में चला जाता है। तो पहला है स्पाइरल फ्रैक्चर, दूसरा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, तीसरा है ऑब्लिक फ्रैक्चर, चौथा है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो आप सभी को पता है स्पाइरल में कैसा होता है, ये मान लीजिए बोन है तो स्पाइरल में ऐसा होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स में ऐसे होता है, ऑब्लिक में ऐसे होता है। लेकिन इम्पैक्टेड में क्या होता है, जो बोन होता है मान लीजिए बोन है तो यहाँ पे टूट टूट के एक दूसरे के में इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि वन फ्रैगमेंट जो बोन का दूसरे में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो अस्थमा का साइन सिम्टम्स क्या है, एक को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फीवर्स, वीजिंग एंड चेस्ट पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे आप सभी को पता है अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसीज है, तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तो होगा ही अस्थमा में, वीजिंग भी होगा, चेस्ट पेन भी होगा, लेकिन फीवर जो है नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो है आंसर बी, फीवर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज का साइन सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ पहला जो है ट्रेमर, बी है इम्पेयर पोस्चर होता है एंड बैलेंस, तीसरा है स्पीच चैलेंजेस, चौथा है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को पता है कि पार्किंसन डिसीज जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें ट्रेमर होता ही है, इम्पेयर होता है पोस्चर एंड बैलेंस भी, स्पीच में जब भी चेंजेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब चलते हैं हम 58 नंबर क्वेश्चन। Infection of the urinary bladder caused by the Escherichia coli in the type of bacteria commonly found in the gastrointestinal tract is called। तो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है Escherichia coli के द्वारा, तो कौन सा टाइप का बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो पहला है पाइलोनेफ्राइटिस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन कर दिया Escherichia coli, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर में। तो पहला है पाइलोनेफ्राइटिस, दूसरा है सिस्टाइटिस, तीसरा है यूरेथ्राइटिस, चौथा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आप सभी को पता है कि ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है, अगर नेफ्रॉन में होता है तो किडनी के नेफ्रॉन में होता है तो पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे, और यूरेटर में तो यूरेथ्राइटिस बोलेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। The most essential fatty acid that serve as a basis for the production of the fatty acid is, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैटी एसिड है जो सर्व करता है प्रोडक्शन ऑफ द अदर फैटी एसिड, मतलब एक फैटी एसिड जो है वो दूसरा फैटी एसिड को बनाने में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, वो कौन सा फैटी एसिड है। ठीक है, तो पहला है लिनोइक एसिड, दूसरा है ट्रांस फैटी एसिड, देन चौथा है बुटारिक एसिड, देन है कैप्रोइक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिनेलोइक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन। विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी विटामिन डी जो होता है वो कौन से बॉडी पार्ट में वो स्टोर रहता है। तो पहला है मसल्स, दूसरा है फैटी टिश्यू, तीसरा है स्किन, चौथा है गॉलब्लैडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू में जो है मतलब उत्तक होता है वसा, वहाँ पे विटामिन डी जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 फैट सॉल्युबल विटामिन आर एक्सेप्ट। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमको यहाँ पे ढूंढना है, उसमें से एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो विटामिन ए, सी, ई, के। जैसा आप सभी को पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या आता है, ए, डी, ई, के आता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी जो सी है जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। क्लिनिकल साइन ऑफ द रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। तो राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी का क्लिनिकल साइन क्या होगा, पहला है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दूसरा है केरेटिनाइटिस, चौथा है पेलेग्रा, चौथा है रिकेट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन है राइबोफ्लेविन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचर सोर्स ऑफ द विटामिन सी इज, ठीक है, रिचर सोर्स सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी किस पे पाया जाता है, तो पहला है लेमन, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है आंवला, चौथा है टमाटर। तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी जैसे कि अभी कोविड में चल भी रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी के अमाउंट रहता है वो हमारा है ऑप्शन है आंवला में, सॉरी ऑप्शन जो है सी ना, सी आंवला में होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग, थायमिन डेफिशिएंसी किस कारण से होता है, तो पहला है कार्डियक बेरीबेरी, दूसरा इन्फेंटाइल बेरीबेरी, देन है पेरिफेरल न्यूराइटिस, देन नॉन ऑफ द एबव। तो थायमिन की कमी जो होता है वो किस कारण से होता है, तो पहला हमारा ऑप्शन है आंसर है कार्डियक बेरीबेरी के कारण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्रो इन्वेस्टिगेशन मेड टू इवैल्यूएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय ए पेशेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला मेड टू इवैल्यूएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय द पेशेंट, मतलब यहाँ पे नर्सिंग केयर जो है रिसीव किया किसके द्वारा किया गया, पेशेंट के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो पहला है नर्सिंग प्रोसेस, दूसरा है नर्सिंग ऑडिट, तीसरा है मेडिकल ऑडिट, चौथा है नर्सिंग असेसमेंट। तो पेशेंट को पूरा ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव किया गया है, उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसको हम लोग किसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो पहले उसका राइट आंसर है बी, नर्सिंग ऑडिट के थ्रू में यहाँ पे हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 66, पेशेंट फॉल ड्यू टू द इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट्रेंट इन द ICU इज एन एक्ट ऑफ, मतलब पेशेंट जो है गिर जाता है, क्यों, इम्प्रॉपर अगर रेस्ट्रेंट जो हम ये है ICU में पेशेंट को वो गिर जा रहा है, तो इस एक्ट को क्या बोलेंगे, पहला है असॉल्ट, दूसरा है बैटरी, तीसरा है नेग्लिजेंस, चौथा है फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेग्लिजेंस, मतलब यहाँ हम अच्छे से उसको बांधे नहीं इसलिए पेशेंट गिर गया, तो ये नेग्लिजेंसी में आएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, वाइल रिसस्टेशन ए प्री टर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विद ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ऑफ। तो अगर हम बेबी को क्या करें, प्री टर्म बेबी को रिसस्टेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कितना ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा है 40%, तीसरा है 75%, चौथा है 80%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है 21, मतलब 21%, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। देन 68 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो कब मनाया जाता है वर्ल्ड में, तो पहला है 12 मई, दूसरा है 16 मई, तीसरा है 18 मई, चौथा है 20 मई। तो आप सभी को पता है कि कब मनाया जाता है इसको, 12 मई, ठीक है, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे था इसी दिन में, ठीक है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट सेंट्रल एंड एसेसेबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रेन ओवर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब एक मोस्ट सेंट्रल एंड एसेसेबल आर्टरी जिसको हम पल्स चेक कर सकते हैं बेबी में, 1 ईयर ऑफ एज के बेबी में हमको चेक करना है पल्स रेट, ठीक है। तो हम कौन सा सेंट्रल एंड एसेसेबल आर्टरी को चेक करेंगे, तो पहला है ब्रेकियल आर्टरी, दूसरा है कैरोटिड, तीसरा है डॉर्सली स्पेडिस, चौथा है पॉप्लेटियल। तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटिड। कैरोटिड जो होता है मोस्ट पाल्पेबल रहता है 1 ईयर ऑफ एज में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज ए डायग्नोज टू हैव द इंसोम्निया, द टर्म इंसोम्निया मीन्स, ठीक है, मतलब पेशेंट को डायग्नोज किया गया इंसोम्निया, तो उसका मतलब क्या होता है, तो एक पहला ऑप्शन है इनएबिलिटी टू थिंक, दूसरा है इनएबिलिटी टू मूव, दूसरा है इनएबिलिटी टू ईट, चौथा है इनएबिलिटी टू स्लीप। ये तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब रात में वो सो नहीं पाता है, ठीक है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम माउथ केयर दे रहे हैं तो उसका आइडियल पोजीशन क्या होना चाहिए, पहला फॉलोस पोजीशन, दूसरा है लेटरल पोजीशन, तीसरा है सुपाइन पोजीशन, चौथा है नीचेस पोजीशन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आंसर बी, लेटरल पोजीशन। अगर हम फॉलोस पोजीशन पे रखते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस वाले को हम फॉलोस पोजीशन पे रख सकते हैं या सुपाइन पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस के कारण अगर हम लोग उसका माउथ केयर दे रहे हैं तो मे भी सिक्रेशन जो है वो अंदर इनहेल कर सकता है, ठीक है, जिस कारण चौक हो सकता है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसीज भी कॉज कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या लेटरल पोजीशन पे रखते हैं ताकि जो सलाइवा है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर, मतलब 1 साल का बच्चे में अगर हम लोग IM लगा रहे हैं तो कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइट हमको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो पहला है ड्रोसल ग्लूटियल साइट, दूसरा है वेस्टस लैटरलिस, तीसरा है वेंट्रो ग्लूटियल साइट, चौथा है डेल्टॉइड। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा है ऑप्शन बी,
वेस्टर्स लेटरलिस, ठीक है, थाई के साइड में रहता है, वहाँ पे हमको क्या करना है, IM इंजेक्शन लगाना है 1 ईयर के बेबी को। देन 73 नंबर क्वेश्चन, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर ऑल द सेम, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर जो कि इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब वो अफेक्ट नहीं करता। तो पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा है वेनस रिटर्न, तीसरा है हार्ट, चौथा है नॉर्मल बॉडी वेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप सभी के माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, वो है नॉर्मल बॉडी वेट। अगर हीट स्ट्रोक बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, वेनस रिटर्न से भी अफेक्ट होगा, हार्ट रेट से भी अफेक्ट होगा, लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी वेट है तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। अगर बॉडी वेट अगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उस केस में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बॉडी वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर, ठीक है, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए कर रहे हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है अर्गोमेटिन, दूसरा है मीजोप्रोस्टोल, चौथा है ड्यूडाइलन। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ड्यूरिंग लेबर हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन। अर्गोमेटिन भी कहते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो हमारा हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। देन हमारा है 75 नंबर क्वेश्चन, मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज, तो मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एक्यूट एंजाइनल अटैक के लिए। एंजाइनल क्या होता है, यहाँ पे हार्ट पेन, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो पहला है प्रोपेनोलोल, दूसरा है नोडोलोल, तीसरा है अटेनोलोल, चौथा है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर, द असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, मतलब हमारा जो आयोडीन लेते हैं कौन से हार्मोन्स को बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। तो पहला है ग्वाइटर एंड क्रिटिसिज्म, दूसरा है थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन, तीसरा है थायरोसिन देन थायरोक्सिन, चौथा है थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। आयोडीन का हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, 77 नंबर क्वेश्चन, ड्रग यूज टू ट्रीट द हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट हो गया है। तो पहला है एटेनोलॉल, दूसरा है प्रिडिसोलोन, तीसरा है नाइट्रोग्लिसरीन, चौथा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी है आंसर, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, ड्रग यूज टू ट्रीट द नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब जो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं, लेकिन इसमें से हमको एक्सेप्ट मतलब निकालना है, ठीक है। इसमें से जो नहीं ट्रीट करता है इसको, नोजिया एंड वॉमिटिंग को, पहला डोपामिन एंटागोनिस्ट, दूसरा है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तीसरा है कैनाबिनॉइड, चौथा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो हाइपरटेंशन पेशेंट को देते हैं ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप डोपामिन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, एंड कैनाबिनॉइड्स भी दे सकते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन है लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्ट है, मतलब नहीं है। पहला है इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंश्योर मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ट्रेनिंग देना, दूसरा है अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, देन रजिस्टर ऑल ट्रेन नर्सेज एंड प्रोवाइड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, चौथा है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेन नर्सेज। तो यहाँ आप सभी को पता है कि जो SNA स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो होता है वो सिर्फ हमको क्या करता है, हमको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का काम है वो ये नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर जो है डी है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है ये नहीं करता। देन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया में बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, तो हाइपोक्सिया किस कारण से होता है, ठीक है, एक्सेप्ट में एक को छोड़ के, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, दूसरा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तीसरा है डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द एरिया, चौथा है इंक्रीज हीमोग्लोबिन। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे हो रही है टिश्यू में, तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो होगी,
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो होगी, अगर ब्लड सप्लाई भी कम हो गई उससे भी होगी। लेकिन इंक्रीज हीमोग्लोबिन से अगर इंक्रीज हीमोग्लोबिन हो जाता है तो ऑक्सीजन हाइपोक्सिया का कंडीशन आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक्सेप्ट हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इंक्रीज हीमोग्लोबिन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 80 तक कर लिए थे, 81 में है। ठीक है, तो ए डिफेंसिव रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट एंड टू प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक डिफेंसिव रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइज करता है या फिर कंट्रोल करता है या एलिमिनेट करता है किसको, ऑफेंडिंग एजेंट को, या टू प्रिपेयर द साइट फॉर द रिपेयर इज कॉल्ड। मतलब कोई अगर बाहर से कोई एजेंट आ रहा है, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज, उसको कंट्रोल, उसको करने का जो काम करता है, ठीक है, और वहाँ पे उस साइट को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, वो कौन है। उसका पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है इन्फ्लामेशन, तीसरा है इंड्यूरेशन, चौथा है इंसल्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा है इन्फ्लामेशन। मतलब इन्फ्लामेशन के थ्रू वहाँ पे जो भी बाहर से ऑफेंडिंग एजेंट आ रहे हैं उसका क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंट्रोल होगा, एलिमिनेशन होगा और साथ में वहाँ पे रिपेयर भी हो जाएगा। आप लोग देखते हो कहीं पे चोट वगैरह लगता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, अब 82 नंबर क्वेश्चन हमारा, मूवमेंट ऑफ द हैंड टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। मतलब हैंड का मूवमेंट मिड लाइन, बॉडी के मिड लाइन की तरफ होगा तो इसको क्या बोलेंगे। पहला है एबडक्शन, दूसरा है एडक्शन, तीसरा इन्वर्सन, चौथा है एक्सवर्सन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है एडक्शन। एडक्शन मतलब ये बॉडी है, ठीक है, अगर हाथ इधर आ रहा है तो इसको एडक्शन बोलते हैं, इधर जा रहा है मतलब इसको एबडक्शन। ठीक है, एडक्शन से याद रखिएगा, एड मतलब जोड़ना, मतलब पास आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर। द फर्स्ट एड मेजर टू टेकन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ड्यू टू द एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से जो है ब्लीडिंग आता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर हमको क्या लेना है स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग। तो पहला है मेक द पर्सन सिट डाउन, मतलब उनको बैठने के लिए बोलना है, और लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। उनको क्या करना है, लेटने के लिए बोलना है और बैकवर्ड से लेटेगा और अपने नाक को क्या करेगा, पिंच करेगा। दूसरा जो ऑप्शन है मेक द पर्सन सिट डाउन एंड लेट फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड एंड द पिंच। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें फॉरवर्ड उसको सामने आना है, पहले वाले में उसको बैकवर्ड जाना था। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेक द पर्सन लाई डाउन एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। उसको बस लाई डाउन होना है, लेटना है और अपने जो नोज है सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको पिंच करना है। चौथा जो है डी मेक द पर्सन लाई डाउनवर्ड पिंच द नोज पार्ट ऑफ द नोज। तो यहाँ जो राइट आंसर जो होगा ये आंसर होगा बी। पर्सन को हमको सिट डाउन बैठाना है, उनको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बोलना है और उसको नोज को जो है पिंच करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब MTP के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इंडिकेशन जो है बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन को हमको देखना है। तो पहला जो है सीवियर कार्डियक डिसीज में, दूसरा है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, तीसरा है प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप, चौथा है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम किस केस में जो है, क्वेश्चन पहले अच्छे समझ लीजिए कि MTP एक्ट के तहत क्या इंडिकेशन है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट बोला गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, MTP करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 नंबर क्वेश्चन। केमिकल दैट रेड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन। मतलब एक केमिकल है जो कि रेड्यूस या इनहिबिट रोक देगा ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन। ठीक है, मतलब पेन को हमको परसीव ही नहीं करने देगा, ट्रांसमिशन नहीं करने देगा। तो वो है पहला प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा है ल्यूकोट्रीन्स, तीसरा है एंडोर्फिन, चौथा है सेरोटोनिन। तो आप लोग जानते होंगे इसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं एंडोर्फिन को। ठीक है, तो एंडोर्फिन जो है हमारे पेन को परसेप्शन होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर। द फैक्टर दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलारिटी ऑल आर एक्सेप्ट। तो फैक्टर जो कि क्या करता है, फैक्टर दैट रिजल्ट इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलारिटी, मतलब सीरम ऑस्मोलारिटी को बढ़ाने वाला वो कौन सा फैक्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें से हमको एक्सेप्शन देखना है। पहला है डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा है यूरेमिया, तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, चौथा है रीनल फेलियर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा डी, रीनल फेलियर। मतलब यहाँ पे ऑस्मोलारिटी जो है इंक्रीज, ये तीनों डायबिटीज इंसिपिडस में भी इंक्रीज होता है, यूरेमिया में भी एंड
हाइपरग्लाइसीमिया में भी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखना है, मतलब रीनल फेलियर के केस में यहाँ पे ऑस्मोलारिटी जो है सीरम का वो बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 87 नंबर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसमें हम लोग को एक्सेप्शन को ढूंढना है। पहला है डिक्रीज स्किन टर्गिडिटी, तो होगा ही, जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। दूसरा है पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये भी हो सकता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब अगर आप लेटे हैं अचानक से खड़े हो जाते हैं और आपका मतलब ब्लड प्रेशर है वो तुरंत कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। फिर है इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक में से क्या नहीं है, तो यहाँ पे ये तीनों होगा। राइट आंसर जो है वो हमारा इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। तो इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन में। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन 88। द सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो कॉम्प्लिकेशन है इंट्रावेनस थेरेपी का, ठीक है, वो इसमें से क्या नहीं है। तो पहला है फ्लूइड ओवरलोड, दूसरा है एयर एम्बोलिज्म, तीसरा इन्फेक्शन, चौथा इन्फिल्ट्रेशन। इसका जो आंसर जो है वो चौथा है इन्फिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में ये तीनों होगा। फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है, इंट्रा आईवी दे रहे हैं तो, एयर एम्बोलिज्म में भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो इस केस में नहीं होगा, ठीक है, आईवी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। A 30 years old man is brought to emergency with the history of accident which of the following sign indicate skull fracture। मतलब 30 ईयर ओल्ड मैन है, वो इमरजेंसी वार्ड में आया विथ हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, 30 साल के इंसान को एक्सीडेंट हो गया, तो उसका फॉलोइंग साइन इंडिकेटेड स्कल फ्रैक्चर। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि उसका स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है। तो क्या क्या साइन यहाँ पे देख सकते हैं हम। पहला फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर और नोज, पेरीऑर्बिटल इकाइमोसिस। दूसरा ब्लड फ्रॉम द नोज, ब्लड फ्रॉम द फोरहेड। तीसरा है बैटल साइन एंड कर्निक साइन। चौथा है नॉन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। मतलब अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है या स्कल में फ्रैक्चर हो गया है तो उसका तो ड्रेनेज होगा ही, फ्लूइड का ड्रेनेज होगा ईयर से, नोज से एंड पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। A type of presentation in which the fetal buttocks present at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called। तो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें कि जो बटक्स रहता है वो पेल्विक इनलेट में रहेगा, ठीक है, जो बटक रहेगा वो पेल्विक इनलेट में इधर रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है वो सैक्रम की तरह रहेगा, ठीक है, पीछे की तरह सैक्रम की तरह रहेगा। तो इसको कौन सा प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, पहला जो है वो वर्टेक्स, दूसरा ब्रिज, तीसरा डी, तीसरा चौथा है फुटलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है ब्रिज। ब्रिज में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेबी का जो हेड रहता है वो किधर रहता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, और जो बटक्स रहता है वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन दैट हैज़ टू डन फॉर द पेशेंट हु हैज़ अंडर गोन द कार्डियक कैथेटराइजेशन। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं, नर्सिंग एक्शन दैट हैज़ टू डन फॉर द पेशेंट हु हैज़ द अंडरगो द, मतलब उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो हमको नर्सिंग एक्शन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देना है। तो पहला है चेक फॉर द पल्स डेफिसिट, दूसरा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, देन है असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर द ब्लीडिंग, चौथा है प्रोवाइड द बेड क्रेडिल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी, असेस फॉर द कैथेटराइजेशन साइट, क्योंकि हम वहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन दे रहे हैं तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है ये भी हम करेंगे, पल्स रेट वगैरह भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है असेस करना कैथेटराइजेशन साइट को फॉर ब्लीडिंग के लिए। देन 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ए नर्स इन असाइन टू टेक द पेशेंट विद द मल्टीपल सिरोसिस, ठीक है। मतलब पेशेंट, एक नर्स को असाइन किया गया एक पेशेंट जिसको मल्टीपल सिरोसिस है, सॉरी स्क्लेरोसिस है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा फॉर द पेशेंट वुड बी, क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो पहला है इम्पेयर यूरिनरी एलिमिनेशन, दूसरा है अल्टर बॉडी टेम्परेचर, तीसरा है डेफिसिट नॉलेज, चौथा है इम्पेयर मॉर्बिलिटी। तो आंसर जो होगा ए, इम्पेयर यूरिनरी एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो है यूरिनरी का वो क्या है, इम्पेयर हो जाएगा, किस केस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में। देन है 93 नंबर क्वेश्चन, इंडिकेशन फॉर द न्यू बर्न टू बी गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सून आफ्टर बर्थ इज व्हेन।
तो एक इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन फॉर द न्यू वन टू बी गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मतलब कि न्यू वन को हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं तो उसके लिए इंडिकेशन क्या है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। तो पहला हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट से कम हो गया है, दूसरा साइनोसिस हो गया है बेबी में, या फिर जो PSO2 का जो लेवल है वो 95 से कम हो गया है, या फिर बेबी इज़ नॉट क्राइंग। तो जो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ए है। हार्ट रेट अगर 100 बीट्स पर मिनट से कम हो गया उस केस में हमको क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर इज, सॉरी 94 नंबर क्वेश्चन ना ऊपर। इन द रेस्टोरेंट ए पर्सन सडनली कोलैप्स choking while eating food and the ideal method to clear the airway is to use which is the following method। तो एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन सडनली कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है और फूड को चोकिंग कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम आइडियल मेथड क्या होगा उस एयरवे को क्लियर करने के लिए। जैसे पहला है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, दूसरा है हेड टिल्ट चिन लेफ्ट मैन्यूवर, देन है हिमलिंच मैन्यूवर, देन है वाल्सलेवा मैन्यूवर, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर जो होगा वो है हमारा आंसर सी, हिमलिच मैन्यूर, ठीक है। इस पर चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर इज, मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर पहला है डायस्टोलिक बीपी एंड सिस्टोलिक बीपी, दूसरा है डिस्टाइस्टोलिक बीपी, 2 सिस्टोलिक बीपी। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ। तो 4 नंबर आंसर इसका जो है सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी, ठीक है, इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करने का। 96 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज ऑफ द शॉक द पेशेंट ब्लड प्रेशर रिमेन विथ अ नॉर्मल लिमिट, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट आर। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में शॉक के बहुत 3-4 स्टेज होते हैं, आप सभी को पता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में के शॉक, मतलब पेशेंट शॉक में है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में है, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है रिमेन विद इन अ नॉर्मल लिमिट, ठीक है, नॉर्मल लिमिट में उसका ब्लड प्रेशर है। तो कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट में। तो पहला है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट, दूसरा है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तीसरा है इंक्रीज हार्ट रेट, चौथा है इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर जो होगा उसका आंसर डी, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। अगर एक्सट्रीमिटीज अच्छे से मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें कार्डियक आउटपुट में हेल्पफुल होगा। 97 नंबर क्वेश्चन। द रोल ऑफ द नर्स इज ट्रीटिंग ए पेशेंट कंपनसेंट्री स्टेज ऑफ शॉक इज ऑल एक्सेप्ट, मतलब नर्स का क्या रोल है ट्रीट द पेशेंट कंपनसेंट्री स्टेज में। अगर पेशेंट जो है कंपनसेंट्री स्टेज में है शॉक का, तो नर्स को क्या ट्रीटमेंट वहाँ पे देना है। तो इसमें से एक्सेप्शन हमको ढूंढना है, मतलब क्या नहीं देना है। पहला है मॉनिटर द पेशेंट हाइपोडायनेमिक स्टेट, दूसरा है प्रोमोट पेशेंट सेफ्टी, तीसरा है एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब IV फ्लूइड एंड मेडिकेशन, चौथा है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। तो आप सभी को पता है कि अगर वो पेशेंट शॉक की कंडीशन में है तो मॉनिटर तो कर सकते हैं हाइपोडायनेमिक स्टेट को, पेशेंट के सेफ्टी को भी देखना है, IV भी देना है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे नहीं दे सकते हेल्थ एजुकेशन। तो राइट आंसर जो है वो है डी, ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर है। अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्रोग्रेसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, मतलब अनरिजर्व्ड जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वो क्या करता है, प्रोग्रेसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक, मतलब कौन से प्रोग्रेस हो सकता है, मतलब जो अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है वो प्रोग्रेस होकर कौन सा टाइप शॉक बता सकता है, ठीक, बना सकता है। तो पहला है एनाफाइलेक्टिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा है सेप्टिक, चौथा है न्यूरोजेनिक। इसका राइट आंसर जो होगा वो है कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक जो है बाद में जाके और प्रोग्रेस हो गए कार्डियोजेनिक शॉक भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर आफ्टर द एक्सपोजर इज, ठीक है, मतलब ये वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं एक्सपोजर के बाद, ठीक है। पहला है मीजल, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है मम्स, चौथा है रेबीज। आप सभी को पता है जब कुत्ता काटता है तो उसके बाद रेबीज का टीका लगाते हैं, तो उसका राइट आंसर जो होगा रेबीज है, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद द पुअर न्यूट्रिशन गुड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इन पोस्टनेटल लाइफ इज ए न्यूमन इंक्लूड, मतलब कि एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद द पुअर न्यूट्रिशन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन पोस्ट नेटल लाइफ इन न्यूनेटल इंक्लूड, मतलब पोस्ट नेटल बेबी के बर्थ के बाद उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया है, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यहाँ पे, तो पहला है स्टंटिंग, दूसरा है वर्स्टिंग, तीसरा है एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम, चौथा ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगर बेबी के में न्यूट्रिशन पुअर है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, तो उसमें स्टंटिंग भी हो सकता है, वर्स्टिंग भी हो सकता है एंड एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम भी हो सकता है।
तो यहाँ पे मैंने पूरी 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिया आप लोगों को, ठीक है। ये 31 या 32 से हमने स्टार्ट किया था हम लोग, जो है सेकेंड पार्ट का देख रहे थे, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जितने भी यहाँ पे अपडेट हैं आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ESIC, एम्स ऑल एंड CHO NHM एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।